Abhinav, am I audible? Good afternoon, ma'am. You are audible. Okay. Good afternoon, Sakshi. हम लोग थोड़ा सा ये वीक में ना छोटे छोटे चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीक में ना थोड़ा हार्ड टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, या तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे या तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो दोनों में से। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम वेट करते रहेंगे ना उतना आपका पढ़ाई नहीं होगा, और स्लो स्लो वैसे भी आपको अभी ऑनलाइन मिल रहा है ना, बाद में फिर से रीडिंग के लिए भी चांस मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा टेस्ट लेना है मुझे आपका, चलेगा ना? ओके। टेम्पररी थोड़ा सा जल्दी होने के लिए एक्चुअली मुझे भी समझ में आता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने चाहिए, तो भी अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हुए जरा किसे याद आ रहा तो? पहला चैप्टर कौन सा था? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वो एक इम्पोर्टेंट लेसन है, वो अपना हो गया। फिर सेकंड कौन सा इम्पोर्टेंट लेसन हो गया? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो एक कंप्लीट हुआ। और एक हमने कौन सा कंप्लीट किया किसे याद हो तो? पहला कौन सा लिया था सबसे पहले वाला? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए हैं अपने, और अभी 3 चैप्टर हो गए ना जब से हमने क्लास स्टार्ट किया। देखो तो हमने वो कल जो स्टार्ट किया था ना, वो पैसे डायग्राम वाइज यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट वाटर जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लिया था, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, रूट टिप शोइंग रूट हेयर। हाँ, गुड आफ्टरनून मनस, आपने पेपर अच्छा लिखा है, हमने रिप्लाई नहीं दिया ग्रुप पे, लेकिन अच्छा लिखा है आप लोगों ने। जो भी लिखते हैं उनके लिए रियली बहुत अच्छा अप्रिशिएट होता है। दीक्षा है वो, उसने भी लिखा था। सब लोग जो लिख रहे हैं उनके लिए थैंक्स, और जो लिख नहीं पा रहे उनको और इंस्पायर करो एक दूसरे को, और लिखने की कोशिश करो। जितना आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा ना स्टूडेंट्स, उतना आपको देखो आप खुद महसूस करोगे, अरे भाइयों का हमारा थोड़ा थोड़ा हो रहा है। यू गेट सो मच कॉन्फिडेंस कि धीरे 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 आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत ईजी है, एकदम इजीली आपको आ जाएगा। तो जो इजीनेस है ना, मतलब वो आपको आगे हेल्प करेगा। बाकी हमारा कुछ इंटेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये रूट, सपोज बेसिकली कोई भी प्लांट रहेगा तो उस प्लांट का रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये सपोज सीड है, सपोज ये कोई डाइकॉट सीड है, इस डाइकॉट के सीड को ओपनिंग को हमने नाम दिया था, अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो गया ऐसे आपने कहा ना मुझे, तो इस ओपनिंग का नाम है माइक्रोपाइल। तो इस माइक्रोपाइल से जो एम्ब्रियो का पार्ट था, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, अगर किसे याद हो तो रिवाइज करने की, जो पढ़ते हैं उन्हें जल्दी से याद आ जाएगा। देखो, ट्राई टू गिव मी द आंसर। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ विच पार्ट्स, बाय राइटिंग बाय चैट। कोई वन पार्ट याद आया तो यस। हाँ नर्स, अभी आप चैट करो, ऑल ऑफ यू हैव टू चैट, जिसे भी याद आए वो पहले लिखेगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर राइटिंग। Embryo is made up of which parts, or what are the parts of embryo? आ रहा है क्या? Are you all of you are thinking? I think at least one. हाँ, yes, male gamete, embryo. Male gamete is another part. That is part of pollen grain. हाँ, egg. Male gamete and egg. What that fusion forms the cell that is called as a zygote. देखो मेमोरी से चला गया आप सबके। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होगा दैट इज जाइगोट होगा ना। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, एम्ब्रियो चाहिए हमें। नाउ दिस जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इन ईच एंड एवरी सीड इज मेड अप ऑफ बेसिकली मेन 3 पार्ट। अगर किसे याद आ रहा हो तो, एक रहता है रेडिकल, सेकेंड रहता है, अब बोलो अगर हमने एक आंसर दिया है रेडिकल तो सेकेंड पार्ट क्या रहेगा? अगर रेडिकल है तो रेडिकल के साथ दूसरा पार्ट होना ही चाहिए। हाँ यस, दैट इज प्लीम्यूल। और थर्ड पार्ट रहता है दैट इज कॉटिलेडॉन।
दिस 3 पार्ट्स फॉर्म्स द एम्ब्रियो। और जब कॉटिलेडॉन थिक एंड फ्लेशी होगा तो एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, और कॉटिलेडॉन थिन एंड पेपरी होगा तो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। एग्जांपल मेज में लिया था हमने। मेज जो सीड है, थोड़ा यस बोलो, रिवाइज करो। हाँ हाँ ये हाँ मैडम हुआ था, ऐसा कुछ माइंड में क्लिक आया आपके तो भी यू हैव टू चैट ना, तो मुझे मालूम पड़ता है आप लोग सुन रहे हैं। सो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि यस मैडम वी आर लिसनिंग योर लेक्चर, वी आर गेटिंग योर वर्ड्स, सो हमारा एक बॉन्डिंग बनता है। ओके थैंक यू दीक्षा। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा सीड हुआ था? हाँ यस साक्षी, तो ये हुआ था एंडोस्पर्मिक सीड, और ये है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इस सीड का जो छोटा होल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल। सो माइक्रोपाइल से रेडिकल बाहर निकला ये छोटा। अब ये जो रेडिकल बाहर निकला, दैट रेडिकल इन फ्यूचर कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग रूट, वो लॉन्ग रूट होगा। यस, तो लॉन्ग रूट का जो ये पार्ट है दैट टिप पार्ट इज कॉल्ड एज अ रूट कैप। वो लॉन्ग रूट का ये जोन है जो पहली बार, सुनो ना, आपने सबने जर्मिनेटिंग सीड देखा होगा ना? कैन यू रिप्लाई? जर्मिनेटिंग सीड सबने देखा है, वाल का भाजी खाया होगा, मटर का भाजी खाया होगा, तो इतना छोटा सा पार्ट दिखता है। अगर उसको और थोड़े दिन तक रखेंगे तो वो भी लंबा होता है, बराबर है सफा? हाँ बराबर है। तो ये लंबा होना, उसकी लेंथ बढ़ना, बराबर अभिनव? तो लेंथ बढ़ना उसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई सेल है वो एक दिन में जल्दी जल्दी बड़ी होती है, ग्रोथ होती है, तो वो जो सेल फास्ट यंग एंड जुवेनाइल रहती है दैट सेल्स आर कॉल्ड एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो उनका जो जोन है वो टिप है, वो जल्दी जल्दी बड़े होकर टिप को लंबा किए, तो टिप को लंबा करेंगी तो और यंग टिप पे चले जाएंगे, और यंग टिप पे चले जाएंगे, तो यंग सेल्स टिप पे जो थोड़ी बड़ी हो गई है वो जोन ऑफ इलॉन्गेशन में चली गई, फिर बाकी और मैच्योर हो जाने के बाद और शिफ्ट हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एज ए जोन ऑफ कौन सा हुआ? रूट हेयर। तो रूट हेयर बाहर आ रहा है, मैच्योरेशन, रूट कैप से अंदर चला गया है ना, वो क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आएगा। तो एक्चुअली हेयर सर्व करेगा वाटर, तो रूट हेयर में ज्यादा कैपेसिटी है, मोर अमाउंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज टेक्स प्लेस बाय दिस रूट हेयर। तो ये रूट हेयर कैसे आया? तो रूट हेयर अगर इस सेल को, ये जो रूट है तो लॉन्जिट्यूडल हो गया ना, मतलब LS है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है, या तो ऊपर से दिख रहा है हम लोगों को। अगर इसे हमने कट किया तो ये रूट हमको यहाँ से इस तरह से गोल दिखेगा। आएगा। देखो मेरे हाथ में जो पेंसिल है, पेंसिल से नहीं दिखा पाऊंगी। सपोज ये है पेन, बराबर है ना, ये टोपेन है। ओके, तो इस टोपेन को यहाँ से इस साइड से क्या आएगा बताओ? सपोज रूट हेयर है, अब ये जो रूट हेयर है वो यहाँ चिपका हुआ है कि नहीं? आया समझ में? तो मैं इसे कट करूंगी तो इस तरह से गोल दिखेगा ना। ओके, और गोल दिखेगा तो ये पेंसिल यहाँ चिपका है ऐसा लगेगा, तो दैट इज रूट हेयर। समझ में आ रहा है? यहाँ से रूट हेयर निकल रहा है, तो वही यहाँ से निकलना मतलब कहाँ से निकलना? तो उस सेल को नाम दिया इपीब्लेमा या तो इपिडर्मिस। यहाँ से निकल रहा है वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, देखो उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता गया, तो जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ता गया तो सेल वॉल भी बढ़ती गई। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम किसी बर्तन में पानी भरेंगे और पानी भरते ही उसको अगर पाइपलाइन से कनेक्ट किया तो पूरा का पूरा भरा हुआ पानी पाइप से अंदर जाएगा ना। कैन यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज यहाँ पे पाइप जोड़ा गया तो पाइप से आ जाएगा, तो पाइप जो है वो पाइप मतलब वॉल हो गई, किसकी वॉल हो गई? सेल की, और उसके अंदर से कौन जा रहा है? वाटर जा रहा है। ये एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है? मैं पाइप का जो एग्जांपल बोल रही, किसी कंटेनर को अगर हमने पाइप कनेक्ट किया, हाँ यस, तो यहाँ पे यही हुआ कि ये एक कंटेनर है, समझो 3 डिवीजन का रेक्टेंगुलर कंटेनर है, और उस कंटेनर को अंदर से मैसेज मिल रहा है कि तुझे एक्सटेंड होना है, तो एक्सटेंड होगा तो उसका पहला सेल मेम्ब्रेन भी एक्सटेंड हो गया, सेल वॉल भी एक्सटेंड हो गई, उसका साइटोप्लाज्म भी एक्सटेंड हो गया। और लेकिन साइटोप्लाज्म से भी इम्पोर्टेंट उसकी ये जो वैक्यूल थी ना वो साइज में बड़ी है। ये पूरी की पूरी डायग्राम क्या दिखा रहा है? वैक्यूल है ऐसे। तो वैक्यूल हैव कैपेसिटी टू स्टोर मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल, तो ये न्यूट्रिएंट मटेरियल को स्टोर करेगी, और फिर ये स्टोर करके यहाँ से मैचुरेशन जोन में अंदर डालेगी ना, अंदर मतलब ये जो पाइपलाइन है इसके अंदर डालेगी, और इसके अंदर से फिर वो कहाँ चला जाएगा बताओ?
इसके अंदर से वो ऊपर जाइलम की तरफ जाएगा। तो इस तरह से एब्सॉर्प्शन ऑफ क्या होता है, वाटर। तो किसी टीचर को लगा कि बहुत अच्छा इजी सिंपल डायग्राम है, ये 2 मार्क्स के लिए हम डाल सकते हैं। तो इजी भी है ना, दोनों भी डायग्राम इजी है, तो आप इसका प्रैक्टिस करके रखो क्योंकि इसमें टॉपिक भी कम है और 2 डायग्राम है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी आज क्वेश्चन पेपर, आज कौन है, वेडनेसडे है ना, तो आज साक्षी बनाएगी, तो ये 2 डायग्राम्स डालने की कोशिश करो, तो वो शायद ये क्वेश्चंस में आ जाएंगे। साक्षी गिव मी रिप्लाई, रूट टिप, हाँ यस, रूट टिप शोविंग रूट हेयर जोन और एक्चुअल ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर में ये आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल, सेल वॉल के बाद आएगा सेल मेम्ब्रेन, फिर लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्म। थोड़ा फास्ट लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम आया तो एक बार फिर से यूट्यूब पे देखो। फिर उसके बाद वैक्यूल आया और न्यूक्लियस आया। तो यही हम कल भी पढ़ा रहे थे, परसों मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़ा रहे थे, रूट हेयर। ये हुआ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अगर आपने नोट्स नोट डाउन किए होंगे ना, आपको ये बहुत रियली काम में आ जाएंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रूट टेक्स्ट बुक से ही निकाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक अलग रहता है ना पॉइंट निकालने का टीचर का पैटर्न। स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, तो रूट हेयर ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ इपिब्लेमा, इपिब्लेमा मतलब एपिडर्मल सेल। उस रूट हेयर का उन्होंने साइज बताया, दैट इज 1 to 10 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन न्यू बोला तो माइक्रो में आता है। लॉन्ग एंड ट्यूब हेयर, लाइक हेयर जैसा है वो, एंड इट इज कलरलेस, नेचुरल है, साइटोप्लाज्म कलरलेस है तो वो भी कलरलेस से रहेगा ना, वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, ये क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में वो राउंड वर्म रहते हैं, आप सबको मालूम है ना, यस गिव मी रिप्लाई, कितने जन ने एलिमेंट्री कैनाल के राउंड वर्म देखे हैं, और अगर देखे तो उनका क्या कलर रहता है, बताओ मुझे, व्हाट इज द कलर ऑफ दैट राउंड वर्म, उनका कलर कैसा रहता है, हाँ यस दीक्षा, व्हाट इज द कलर ऑफ दैट राउंड वर्म, वो अपने जैसे दिखते हैं फिर, मतलब अपने कोई कलर जैसे, या अदर एनिमल अर्थवर्म जैसे कलर के रहते हैं, कौन से कलर के रहते हैं, इसे याद हो तो, नाम से सुना है, देखा हो कहीं लैब में, हाँ माधवी गुड, पर व्हाट इज द कलर, कलर ऑफ दैट राउंड वर्म, हाँ एस्केरिस, बराबर दीक्षा, तो एस्केरिस है व्हाट कलर, व्हाइट कलर, ओके ठीक है, क्वेश्चन मार्क है मतलब आपको थोड़ा ये लग रहा है, ऑफ व्हाइट, व्हाइट ये भी चलेगा। तो वो कलर के क्यों रहते हैं, वो अपने ब्लड में अंदर है तो वो लाल कलर के होने चाहिए ना, जैसे आरबीसी लाल कलर की है, डब्ल्यूबीसी लाल कलर की है, पूरा बॉडी अंदर व्हाइट कलर, रेड कलर का है, तो ये व्हाइट कलर के कैसे, अपना फ्लैश भी देखो अगर निकालेंगे तो रेड कलर निकलता है, तो ये अंदर व्हाइट कलर के कैसे होते हैं, कुछ लॉजिक, गिव मी आंसर, यस माधवी, अनस, जितने भी है कोई तो कुछ लॉजिक बताओ हमें, व्हाई दे आर मोस्टली व्हाइट इन कलर, if they are living in our cell, so what is the color of them, भोजन है, अनिश है, चिन्मयी पाटिल, यस सागर, पार्थ, एंड जिग्नेश, यस कोशिश करो, क्यों होगा उसका व्हाइट कलर, विद इन अ मिनट प्लीज ट्राई ऑल ऑफ यू, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट, ओके, उसमें हीमोग्लोबिन क्यों एब्सेंट होगा, उसको हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं होगी, उसका ब्लड ऑक्सीजन कैसे कैरी होगा, ऐसा जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, देखो शांभवी अभी अच्छा हुआ आपने आंसर किया, साक्षी है या शांभवी अभी, ऑलवेज आई हैव अ डाउट, तो जो भी है, तो ऐसा क्वेश्चन हम जब हम बोलते हैं तो आपको अगेन अगेन री अगेन आपको खुद क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उसको अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा तो ऑक्सीजन कैसे लेगा, इसका मतलब वो ऑक्सीजन नहीं लेता होगा, और अगर वो ऑक्सीजन नहीं लेता होगा तो वो फूड कैसे कैरी करता होगा, तो फूड कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड लेता है, हमारी जो इंटेस्टाइनल विलाय है ना, जिसने पूरा का पूरा मतलब प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, इसको सबको डाइजेस्ट किया होगा, तो ये सबको जब उसने डाइजेस्ट किया होगा ना, एम आई ऑडिबल नाउ, ये सबको अगर उन्होंने डाइजेस्ट किया होगा तो क्या होता है, उसका कलर है ना, हाँ हाँ, दैट इज why that is due to digested food material, it is colorless in color, तो वैसे ही यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑलरेडी कलरलेस है, तो वो कलरलेस का एक्सटेंशन कलरलेस में ही आ जाता है, सो इट इज कलरलेस, इट इज अनब्रांच्ड, हमने इतना सारा एग्जांपल दिया तो आपको अभी रूट हेयर का कलर आप कभी भी भूलेंगे नहीं जिंदगी में, इतने जो भी 15-20 स्टूडेंट है ना, ये एक अलग एग्जांपल की वजह से, एस्केरिस की वजह से, नींद में भी अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द कलर ऑफ रूट हेयर, तो आप सब लोग बोलेंगे व्हाइट कलर, लेकिन किसी और स्टूडेंट्स को पूछा तो बोलेंगे ब्राउन कलर है, क्यों, क्योंकि रूट का कलर मोस्टली हमारे माइंड में क्या रहता है, ब्राउन कलर, तो देखो इट इज अ कलरलेस अनब्रांच शॉर्ट लीव्ड एंड वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द रूट,
समझ में आ रहा है हम किस लिए इतना टाइम दिए उसको? इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर हो रहा है डायग्राम के हिसाब से? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं क्या? जस्ट गिव मी द रिप्लाई। इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच इज सराउंडेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो एक साइटो वैक्यूल बड़ी हो गई ना, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म कॉर्नर में चला गया, इसलिए थिन फिल्म हो गई। साइटोप्लाज्म तो बड़ा नहीं है, लेकिन वैक्यूल बढ़ने की वजह से साइटोप्लाज्म कॉर्नर में चला गया और उसके ऊपर एक कवरिंग बन गया, एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज अ थिन फिल्म। फिल्म मतलब कोटिंग, बाहर वाला कोटिंग। cytoplasm, plasma membrane and thin wall, two layer. So it has a large central vacuole surrounded by thin film of cytoplasm. और ऊपर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थिन वॉल, आउटरमोस्ट टू लेयर। दैट वॉल इज सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ क्या रहता है बताओ? सेलुलोज। तो सेल वॉल इज मोस्टली फ्रीली परमिएबल। उसका फ्रीली परमिएबल है, वो सोडियम को, पोटेशियम के, आयन को, सबको लेता जाएगा, क्योंकि उसको प्लांट को न्यूट्रिएंट देना है ना। तो सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना हुआ, वो सबको अंदर लेगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री है, गेटकीपर है। वो बोलेगा ठीक है आप सब लोग आ तो रहे हो, लेकिन आपको परमिशन नहीं दूंगा सबको जाने के लिए, नहीं तो हमारा प्लांट मर जाएगा। सो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर हुआ। अब आगे लेते हैं, 16 हो गए। मुझे आज दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करना है। वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्सॉर्प्शन। अब वाटर कैसे लिया जाता है? कौन सा वाटर प्लांट ले पाते हैं? रूट हेयर ले पाते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? रूट हेयर का स्ट्रक्चर विद डायग्राम। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ना? जस्ट गिव मी रिप्लाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर विद डायग्राम। हाँ, यस, वेरी गुड। हाँ यस, अभिनव। हाँ मतलब सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो ही रिप्लाई। सृष्टि, वेरी गुड। दीक्षा, हाँ यस। अनस, ओके। नम्रता, थैंक यू। अभी हम आगे जाते हैं। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पे कौन सा वाटर लिया जाएगा? देखो, वाटर अवेलेबल टू, हाँ यस दिव्या, वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्सॉर्प्शन। तो कौन सा वाटर अवेलेबल होता है? रूट कौन सा वाटर ले पाते हैं? तो राइजोस्फीयर, इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द एब्सॉर्प्शन। रूट का स्पीयर, रूट का जो बाउंड्री है, वो उन्होंने कहा है सोर्स ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन। जहां पे बहुत सारे रूट हेयर रहेंगे, दैट एरिया इज कॉल्ड एज ए राइजोस्फीयर। एक्चुअली दैट एरिया इज सोर्स ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन। कौन से वाटर के? टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। एज सॉइल में किस तरह से वाटर अवेलेबल है? तो पहले ग्रेविटी से जो आया, रेन वाटर आया, सपोज वो ग्रेविटी से नीचे चला गया, सो दैट वाटर इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल और फ्री वाटर। Second, hygroscopic, that is water loving, hygroscopic water. Third one is called as a combined water, and fourth one is called as a capillary water. लेकिन इसमें से भी देखो, जो ग्रेविटेशनल वाटर है ना, वो ग्राउंड में नीचे चला जाएगा, इतना परकुलेट होगा। जैसे हम बोरिंग करते हैं ना, बोरिंग का वाटर अपने घर में आता है, तो बोरिंग का वाटर बहुत नीचे ड्रेन किया जाएगा तो लेगा, तो इतने नीचे जाके रूट उस वाटर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। So that water may not be useful to the plant. See, the gravitational water, the water percolate होना मतलब धीरे 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 absorb होना, that is due to gravity. तो जितना भी रेन वाटर आ रहा है, वो अगर पूरे सॉइल में चला गया, अंदर डीप सॉइल में चला गया, तो plant doesn't have ability to absorb that. Means that is not available to plant for absorption. So this water is rejected. The water which is available to the gravity. इसलिए देखो समर सीजन में वगैरह प्लांट्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वो परकुलेट होके नीचे चला गया है, उससे ले नहीं पाते प्लांट्स। सेकेंड वाटर क्या कहाँ है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दैट इज फाइन सॉइल पार्टिकल्स which imbibe and absorb the water and hold it, called as a hygroscopic. तो फाइन सॉइल पार्टिकल जो ऊपर ऊपर है, विच इम्बाइब मतलब क्या? इसका और एक अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। रेनी सीजन में दरवाजा रहता है, अगर आप अपना वुडन का दरवाजा रहेगा, इवन फ्लैट सिस्टम भी होगी तो भी, तो फ्लैट सिस्टम में भी वो डोर जैम होता है। किसने ऑब्जर्व किया है क्या? जस्ट गिव मी द एग्जांपल। इम्बिबिशन प्रोसेस आपने किसने देखी है? रेनी सीजन में डोर जैम हो जाना। हाँ, ये सफा ने आंसर दिया है, उसको एक्सपीरियंस है या तो कुछ आइडिया है, मालूम है? और किसी को मालूम है? खिड़की जल्दी से दरवाजा लॉक नहीं हो पाता। दैट प्रोसेस, यस अभिनव, दैट प्रोसेस इज दीक्षा, वेरी गुड। ईश्वरी, धनुश्री,
ओके चलो, तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ क्या होता है, वाटर. तो दैट वाटर इज कॉल्ड एज अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर. यस अनिश, नम्रता. तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मीनिंग क्या रहता है कि टेम्पररी वाटर एब्सॉर्ब किया गया है. एडसॉर्ब, एब्सॉर्ब भी नहीं कहेंगे, एडसॉर्ब, एडसॉर्प्शन. सो दैट इज द प्लांट कांट होल्ड दैट वाटर फॉर लॉन्गर टाइम. वो जब तक वाटर लविंग क्वांटिटी वहां पे अवेलेबल है उस टाइम तक रहेगा, लेकिन उसके बाद उसे ले नहीं पाएंगे. So this water is also not accepted by the plant. The hygroscopic water, that is fine soil particles that imbibe or absorb the water and hold it, that is called as a hygroscopic. लेकिन जब वो अवेलेबल होगा, मॉइस्चर होगा, तभी वो होल्ड कर पाएगा ना. अब थर्ड वाटर देखो, कंबाइंड वाटर. वाटर इज in form of hydrated oxides of silicon, aluminium, etc. So hydrated oxides of silicon, aluminium oxide, etc. मतलब क्या, जैसे SiO2 आप लोग बोलते हैं, सिलिका ऑक्साइड. तो सिलिका ऑक्साइड मतलब केमिस्ट्री लेवल पे आ गया ये H2O कंबाइंड विद सिलिका है. रेत, रेत जो बोलते हैं ना, दैट इज सिलिका. बराबर बोल रहे हैं ना, केमिस्ट्री आपको हमसे ज्यादा मालूम है. तो ये जो सैंड है, तो सैंड के फॉर्म में भी एब्सॉर्ब है, सॉइल के टुकड़ों में, रॉक में भी है. यस, तो लेकिन वो वाटर को प्लांट नहीं ले पाएगा, वो तो कंबाइन हो गया है ना, उसके साथ जाके फ्यूज हो गया है. तो अंडर डीप प्रेशर पे जब वो रॉक फूटेगा, रप्चर होगा, तो उसमें से प्लांट ले पाएंगे. सो दैट वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल बाय टू द प्लांट्स. तो देखो इतना सारा वाटर वाटर है एवरीवेयर, बट नॉट अ ड्रॉप ड्रिंक टू वाटर. प्लांट की हालत कैसी है देखो, कि सब जगह पे पानी पानी हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन प्लांट ओनली कौन सा वाटर लेते हैं देखो, कैपिलरी वाटर. So the water which is present between what? Between the मतलब between the two soil मतलब particles. तो water present between the neighboring soil particle. तो ये soil particle है, ये soil particle है, ये soil particle, ये soil particle. तो ये soil particle भरा हुआ है पानी से, ये भी भरा है, ये भी भरा है. तो इनके बीच में जो गैप होगी, जो कैविटी होगी, that is called as a capillary water. And that capillary water is absorbed by the capillary of the root, that is root hair. So that is called as a capillarity which is used by the plants. और इसका इन शॉर्ट मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल वेल रहती है, वेल, वेल सबको मालूम है ना, लेकिन उस वेल में नीचे जाने के लिए सीढ़ी नहीं रहेंगे. सपोज अगर नीचे जाने के लिए सीढ़ी नहीं, तो उस वेल का हम पानी कैसे निकालेंगे, उसमें बकेट डालेंगे, एक बकेट फुल, और भर के उसको रस्सी से खींचा जाएगा. क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं सबको? तो रस्सी से खींचना मतलब रस्सी को ऊपर खींचना. यस, रोप से, बराबर. तो रोप को खींचने के लिए हमें कहाँ रहना पड़ता है? पानी में रहेंगे क्या हम? वेल में रहेंगे क्या? नहीं, हम कहाँ पे रहते हैं रोप खींचने के लिए? कहाँ रहते हैं फिर अनस? रोप खींचने के लिए हम कहाँ पे रहते हैं? ऊपर रहते हैं. ऊपर मतलब वेल के ऊपर रहते हैं. तो वैसे ही पानी खींचने के लिए ऊपर जो है वो एक्चुअली लीफ है. तो लीफ एक्ट एज अ रोप. वो लीफ क्या करता है, वो रूट हेयर को बताता है कि तुझे ऐसे पानी खींच के लेके आना है. लेकिन खिंचवाने वाला नीचे, नीचे कौन है? रूट हेयर है. लेकिन उसको ऊपर खिंचवाने वाला कौन है बताओ? हु इज द मेन एक्चुअल कंट्रोलर ऑफ द वाटर एब्सॉर्प्शन? बताओ कौन कंट्रोलर है एक्चुअली उसका? अभी तो आना चाहिए था. ऊपर कौन है उसे खिंचवाने वाला? अब भी हमने बोला था आंसर. और वो लीफ कैसे खिंचवाते हैं, कुछ आइडिया? All of you thinking or what? Means what? I can't get answer. ऊपर कौन है? I want answer. Who is? हाँ, yes, actually. ऊपर कौन है? लीफ. तो कैसे कंट्रोल करवाता है? कुछ आंसर करेंगे तो मुझे. लीफ कौन सी प्रोसेस दिखाता है? So it controls the absorption of water. ट्रांसपिरेशन सुना है? All of you have listened the word transpiration? हाँ, yes. What is transpiration, दीक्षा? कुछ याद हो तो? ट्रांसपिरेशन का मीनिंग क्या होता है? हाँ, यस अक्षय, यस यस, यस मीन्स ऑल ऑफ यू गेटिंग, एकदम स्पॉन्टेनियसली आंसर आ रहे हैं आपके सबके, अच्छा लग रहा है. हाँ, ये है ना लीफ, वेरी गुड. तो ये जो वेंट्स है, इसमें से वाटर, धूप, इसके ऊपर सनलाइट आएगी ना, तो इसमें से धूप से वो वाटर बाहर निकलेगा थ्रू द स्टोमेटा. और इसलिए पेड़ के नीचे हम खड़े रहते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, कूलिंग होता है. सो दैट इज वाटर इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये वाटर जो लॉस्ट हुआ वो एक्चुअली आया कहाँ से है बताओ?
यहाँ से, और यहाँ से मतलब यहाँ नीचे कौन है, उसका रूट है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपना ये लेसन कंप्लीट हुआ और अभी नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करती हूँ। दैट इज लॉस ऑफ वाटर। शाबाश, सबको क्लियर हुआ? इसके ऊपर आज पूरा क्वेश्चन साक्षी, हाँ यस, इसका पूरा क्वेश्चन जितना भी बनता है साक्षी, भले 10 बने 20 बने, जितने भी छोटे छोटे सब बना देना, ताकि एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो सब लोग इसे लर्न करो। मैं अभी आज और दूसरा भी स्टार्ट करती हूँ, ये ह्यूमंस, तो ये भी जल्दी हो जाएगा अपना। तो आज अगर ये कंप्लीट हो जाए तो कल थर्सडे है ना, तो कल हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या तो रेस्पिरेशन। कोशिश करेंगे आज एनी हाउ इसे भी कंप्लीट करें। हाँ प्लीज, आपको समझ में आया ना अभी जो हमने दिया? हाँ, ट्रांसपिरेशन दैट इज एक्सलेशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू दी स्टोमेटा। एक्सलेशन बोलेंगे या तो उसे एक्सपीरेशन, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन को क्या प्रोसेस बोलेंगे? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म वेपराइजेशन। एक्सलेशन की जगह हम वेपराइजेशन बोल सकते हैं, जिसने भी वो आंसर किया। अब देखो हमें कोशिश करते 26 हुआ है, मतलब 10 या 20 मिनट्स ही बाकी है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। एक्चुअली इसके पीछे क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ना, ये सब अजम्पशंस थ्योरी है स्टूडेंट्स, ये सब अजम्पशन है, इसके पीछे कोई भी प्रूफ नहीं है। तो हमें क्या करना है, मैं आपको सबको बोलती हूँ, ये अजम्पशन के फॉर्म में पढ़ना है। ये सब साइंटिस्ट ने अपना अपना दिमाग चला के एक्चुअली इसके बारे में थ्योरीज बताई है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसके कोई भी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले हैं। लेकिन एज अ बायोलॉजिस्ट, इवन एरिस्टोटल से, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, लेकिन उनसे भी मिस्टेक हुआ है। तो सबसे मिस्टेक होता ही है, लेकिन उस मिस्टेक को लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अपना नेचर छुपाने के लिए उसके ऊपर और एक ओवरकमिंग थ्योरी लगा देते हैं। अरे मतलब सपोज अंदर, एक फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मुझे बिहेवियर पैटर्न पढ़ाई करना और बच्चों को शेयर करना ज्यादा अच्छा लगता है। सपोज किसी को अंदर से बहुत गुस्सा आया है, ओके, और उस गुस्से को आपने ट्रैक किया होगा, आपको बराबर मालूम है कि किस लिए गुस्सा आया है, उसने आपने आपने बराबर से समझ लिया है वो बिहेवियर पैटर्न। तो आप ना दिखाने के लिए बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, और आपने अंदर से उसे पहचाना रहता है। लेकिन वो जो ऊपर का ना ना कहना, कैन यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर का ना ना कहना मतलब वो आर्टिफिशियल क्या है, कोट लगाया हुआ है। तो वैसे क्या हुआ, एक्चुअली हमारी जो ब्रेन है ना, दैट इज वेरी क्यूरियस। ब्रेन में ना ये फास्टली काम चलता है, वो करता ही रहता है, आप बोलो ना बोलो, आप दिखो, आप चुपचाप बैठे रहो, तो भी ब्रेन कभी चुप नहीं बैठेगा, वो थिंकिंग करता ही रहेगा। तो साइंटिस्ट जब आए ना, मतलब साइंटिस्ट आए मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्या बोलेंगे आपकी लैंग्वेज में, कीड़ा बोलते हैं आप लोग, ये मेरे दिमाग में कीड़ा घूमता ही रहता है ऐसे। तो इसका मतलब क्या, कि वो थिंकिंग करते ही रहते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पापा कहाँ से आए, मेरे ग्रैंडफादर कहाँ से आए, डीएनए ढूंढा, ये सब देखा। लेकिन डीएनए के पहले उनके पास कुछ रिसर्च नहीं था ना, तो उन्होंने क्या किया, जस्टली फास्टली लेसन वाइज, मतलब इसमें जो सब टॉपिक डिलीट हुए तो भी मैं फास्टली बताती हूँ। उसमें क्या हुआ, ये पहला जो है ना, सब लोग टेक्स्ट बुक खोले हैं, प्लीज गिव मी रिप्लाई। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, लेसन नंबर 5, सब लोग खोले हैं और खोलो। हाँ यस, शाबाश। तो पहला दिया ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने क्या कहा कि कैसे लाइफ क्रिएट हो गई, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, रिलीजियस बिलीफ दिए, हर एक के अपने अपने ओल्डेस्ट रिलीजियस बिलीफ रहते हैं ना, तो उसको कुछ प्रूफ नहीं। रिलीजियस मतलब क्या, हमारा जिसके ऊपर फेथ है उसको रिलीजियस बिलीफ कहते हैं। मतलब अगर क्राइस्ट, मतलब जो यीशु क्रिस्त को मानते हैं, गॉड को मानते हैं वो, तो वो उनका रिलीजियस थ्योरी रहेगा। कोई हिंदू माइथोलॉजी का रहेगा तो वो हिंदू थ्योरी प्रपोज करेगा। कोई कुरान बुक लिटरेचर पढ़ता होगा तो कुरान का भी कोई ओरिजिन ऑफ थ्योरी रहेगा, तो उसे कहते हैं रिलीजियस थ्योरी। तो रिलीजियस स्पेक्युलेशंस कहेंगे, रिलीजियस अपना बिलीफ कहेंगे, उस बिलीफ पे भी कोई कोई थ्योरी आई। तो पहली थ्योरी आई कि हर एक ने अपने अपने रिलीजियस बिलीफ से सुपरनैचुरल पावर कोई तो है, दैट सुपरनैचुरल पावर क्रिएट द क्रिएटर, क्रिएट द समथिंग नेचर, ऐसा उन्होंने एक थ्योरी बताया। फिर एक्चुअली सबको सुपरनैचुरल पावर मतलब क्या है वो समझ में नहीं आता ना, हर एक बोलता है नहीं, फिर ये हमारे हिंदू माइथोलॉजी के जो गॉड है उन्होंने ही बनाया, क्रिश्चियन बोलेंगे हमने, ये हमारे ही गॉड ने बनाया। तो साइंटिफिक वे से हमें ये पसंद नहीं आता, या तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर दूसरे लोगों ने क्या कहा, चलो कि नहीं दिखता ना, तो कॉस्मोलॉजी से बना है,
तो कॉस्मोलॉजी से बना है, तो कॉस्मोलॉजी तो और भी ऊपर गए, जैसे नासा है, रिसेंटली नासा हैज रिपोर्टेड द फॉसिल ऑफ बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म ऑन द पीस ऑफ मार्टिन रॉक रिकवर्ड फ्रॉम द अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका से कोई रॉक लेके आए नासा वाले, और उन्होंने कहा देखो वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला ना, ये कॉस्मोजोइक पार्टिकल है, ये पैनस्पर्मिया है। लास्ट 10 मिनट्स ओके। तो ये जरूरी नहीं, पर मेरा मन नहीं रुक रहा है आपको बताने के लिए। तो ये अगर एक्चुअली मालूम है, अगर हम कॉस्मोजोइक एरा में चले जाएंगे ना, तो हम रिटर्न ही नहीं आएंगे। हमको जाने के लिए जो सैटेलाइट लेके जाना पड़ता है, सैटेलाइट बोलेंगे या तो ये जो है वो 10 to 13 लेड मतलब लेयर से ढका हुआ होना चाहिए, उस प्रेशर से होना चाहिए। इतने सारे अबव जाएंगे तो हम वहां जा पाएंगे, तो हमें कुछ मालूम होगा कि हाँ ये कॉस्मोजोइक थ्योरी है। तो ये अजम्पशन बेसिस प्रपोज किया गया है कि कॉस्मोजोइक पार्टिकल्स अर्थ पे आए और अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हो गया, या तो मतलब ओरिजिन हो गया ऐसे। फिर दूसरा है, कोई कहा नहीं नहीं स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो गया, ये नॉन लिविंग मटेरियल यहाँ पे पड़ा ही हुआ था अर्थ पे, और अर्थ पे पड़ा हुआ था, तो ये स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मटेरियल में से ऑटोमेटिकली लाइफ जनरेट हो गई। दिस थ्योरी इज एक्चुअली डिस्प्रूव्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर कहता है अगर नॉन लिविंग मटेरियल होगा तो नॉन लिविंग मटेरियल से नॉन लिविंग थिंग आनी चाहिए, लिविंग थिंग कैसे आएगी? लेकिन तो भी ये थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। फिर उन्होंने प्रपोज किया कि नहीं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इस अर्थ पे ऑलरेडी था, किसी ना किसी फॉर्म में था, और वो रिप्रोड्यूस हो गए, और रिप्रोड्यूस होके थ्योरी बन गया। तो दैट इज कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सबको समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं तो भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू। फिर उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फिर सब साइंटिस्ट ने कहा कि ओके ठीक है, अगर लाइफ से लाइफ आया है तो लाइफ जो आई है उसका बेस क्या है? तो फिर उसका बेस ढूंढ के निकाला। सबको क्लियर हो रहा है ना? प्लीज ऑल ऑफ यू लिसनिंग मी। तो उसका बेस क्या है बताओ? दैट इज डीएनए, मतलब एमिनो एसिड है। तो ये केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। सबको क्लियर हुआ कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। थैंक यू सफा। तो ओरिजिन मतलब लाइफ कैसे आई, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हर एक ने एक अपना थ्योरी बताया। फिर जब लुईस पास्चर ने कहा, या सतुल, लुईस पास्चर ने कहा कि नहीं नहीं, लाइफ से लाइफ आई, तो लाइफ से लाइफ आई तो पहली लाइफ मतलब पहली सेल है, बराबर है ना? तो क्वेश्चन आया कि सेल कहाँ से आया, तो सेल किससे बना है, वो सब छाटने लगे। सेल में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया, प्रोटीन कहाँ से आया, यहाँ क्या था, ये कैसे कैसे आया, वो सब ढूंढने लगे ना। तो ढूंढने के बाद उन्हें मिला कि अरे ये तो डीएनए है, ये तो न्यूक्लिक एसिड है। फिर न्यूक्लिक एसिड कैसे बना? फिर उन्होंने कहा अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं था, फिर अर्थ पे पहले एटमॉस्फेयर आया। फिर एटमॉस्फेयर कैसे आया, अर्थ कैसे फॉर्म हो गई? तो अर्थ एक हॉट ऑब्जेक्ट सन था, वो मिल्की वे गैलेक्सी में एक जोर का कोलाइजन हो गया। फिर वो कोलाइजन में सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो गए, फिर सेपरेट होके कूल डाउन हो गए। फिर कूल डाउन होने के बाद अर्थ बनी, अर्थ बनने के बाद फिर नेबुला बना, डस्ट पार्टिकल्स बने, हॉट गैसेस बने, सब गैसेस बने, कार्बन बना, नाइट्रोजन बना, ऑक्सीजन बना, ये सब अपना अपना अजम्पशन चालू हो गया। फिर कहा उन्होंने चलो ये गैसेस बने, तो वो अलग अलग थे ना, सिंपल मॉलिक्यूल थे। फिर सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने। फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन के फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया। फॉर एग्जाम्पल देखो कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया, सच एज कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो प्रिमिटिव हॉट डाइल्यूट सूप बन गया, प्रिमिटिव ब्रॉथ बन गया। देखो पहले ये ऐसे केमिकल बन गए हैं। हाँ, ये हल्दा ने, ये साइंटिस्ट ने थ्योरी को प्रपोज किया। फिर उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप से, इससे कुछ फैट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी प्रॉपर्टी से बनती है? तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड से बनता है, जो हमने अभी पढ़ा था ना कल परसों, लैकोपेरॉन, किसे याद आ रहा है? पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैसे हुआ, उसको उल्टा करते जा रहे हैं देखो अभी। तो उन्होंने कहा कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड से वो प्रॉपर्टीज दिखाता है लाइफ की। फिर लाइफ की प्रॉपर्टी एक्चुअली किसके अंदर है? न्यूक्लिक एसिड। फिर न्यूक्लिक एसिड बना, फिर वो उससे पहला जीव बना। तो अर्थ पे पहला जीव खाने वाला दूसरा जीव नहीं था, तो एक सेल से दूसरे जीव बन गए, फिर तीसरे जीन बन गए। ये सब केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आया। ओके, ऐसा एक थ्योरी। फिर एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया मिलर एंड यूरे ने, एक लैब में साइंटिस्ट ने ऐसा सब अपैरेटस बनाया, गैसेस चेम्बर में डाले, ये सब करके 7 डेज में दिखाया कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया है। किसको कलेक्ट किया है? लिक्विड इन वाटर ट्रैप। तो ये स्टोरी को प्रूव करके दिखाया गया, देखो प्रिमिटिव सेल बनी है। फिर प्रिमिटिव सेल बनने के बाद फिर आया, ये सब तो थेरोटिकल है ना, हमें एक्चुअल प्रूफ दिखाओ, कहीं प्रिंट दिखाओ।
तो दैट प्रिंट इज कॉल्ड एज ए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का पहला फादर कहेंगे, दैट फादर इज कॉल्ड एज ए चार्ल्स डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन कौन थे मालूम है क्या? एक्चुअली ये नेचुरलिस्ट थे, और ये नेचुरलिस्ट की स्टोरी क्या है मालूम है क्या? गैलापागोस आइलैंड है। सब सुन रहे हैं क्या? कुछ हाँ नहीं, रिप्लाई नहीं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ, फिट टेस्ट, ओके ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया? हाँ ओके, तो ये चार्ल्स डार्विन ने ना गैलापागोस आइलैंड पे वो बोट पे चला जाता था। ये एक बोट का नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा है, कौन सा बोट था। ओके ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं बता देती हूँ। उस बोट पे बैठ के वो आइलैंड पे जाता था, और फिर वो जो बोटमैन है, जो कैप्टन है, उसको तो बहुत सारा काम रहता था। वो अपना काम करता था, 1 2 3 4 महीने उनको वहीं पे रहना पड़ता था। तो ये 3 4 महीने डार्विन जो है ना, उस गैलापागोस आइलैंड पे बहुत सारे बर्ड्स को, एनिमल्स को, फिंचेस को, एलिफेंट्स को, सबको ऑब्जर्व करते थे और उसका नोट डाउन करते थे। फिर 2 3 साल के बाद फिर वहां जाते थे, फिर उनको दिक्कत था, अरे वो स्पीसीज कहीं गायब हो गई है, वो स्पीसीज नहीं दिख रही, ये स्पीसीज नहीं दिख रही है। तो उन्होंने सब नोटिफिकेशन अपने बुक में नोट डाउन किया एंड पब्लिश द बुक। दैट बुक इज कॉल्ड एज ए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये भी सिलेबस में नहीं है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। सो दिस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देखो, दैट इज कॉल्ड एज अ डार्विनिज्म। तो डार्विन ने क्या कहा? अरे देखो, पॉपुलेशन में ओवर प्रोडिगलिटी है, मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन को बनाना, ये एनिमल का, स्पीसीज का, सबका रोल है। फॉर एग्जाम्पल, साल्मन फिश प्रोड्यूसेस 28 लाख ऑफ सिंगल सीजन। अगर एक साल्मन फिश रह गया जिंदा तो 28 लाख एग बनाएगा। तो उसके 750 ईयर्स में, मतलब वो पूरा समुंदर एक की 28 लैक्स होंगे ना, तो अगर वो अकेला ही रहेगा तो बहुत जल्दी समुंदर भर जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल दिया है कि एक सिंगल एलिफेंट रहेगा, तो 750 ईयर्स में कुछ 19, देखो यहाँ पे कितना दिया है, मोर देन 19 लाख, 190 लाख स्पीसीज है, देखो एलिफेंट के बन गए। तो इतना सारा स्पीसीज बनना, दैट इज कॉल्ड एज ओवर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन पे अभी मैं आपका एक कॉमन एग्जांपल ह्यूमन का देती हूँ। सपोज फीमेल्स की बॉडी में 15 से मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है, तो मोस्टली फीमेल हैज एबिलिटी टू गिव बर्थ टू 15, चलो 15 नहीं 18 समझते। 18 से लेके हम लोग अगर सपोज 40 तक है ऐसे समझेंगे, तो भी 20 चाइल्ड को बर्थ दे सकती है इन हर लाइफ स्पैन। अगर एक फीमेल, मोस्टली दैट इज ओवर प्रोडक्टिविटी, मतलब उसकी कैपेसिटी है टू गिव बर्थ टू द 20 चाइल्ड। लेकिन अभी ह्यूमन तो इंटेलिजेंट पर्सन है ना, उन्हें तो मालूम है कि व्हाट विल बी इफेक्ट, तो इसका इम्पैक्ट होगा, सो दे नो द मैकेनिज्म टू कंट्रोल। बट एनिमल डजंट हैव ना, सो दे प्रोड्यूसेस दीज काइंड ऑफ स्पीसीज। इतने सारे स्पीसीज प्रोड्यूस हो जाएंगे तो इंसान तो रहेगा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, उनको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करना पड़ता है। तो जितने भी बनेंगे वो अपने अपने में ही झगड़ा करेंगे, अपने अपने ही मारामारी करेंगे। उनको धूप नहीं मिलेगा, उनको वाटर नहीं मिलेगा, उनको फूड नहीं मिलेगा, तो सब अपने अपने झगड़े में, सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस में उससे आधे भी निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो दिखाएगा वेरिएशन एनवायरमेंट के हिसाब से, उसको मार्फोलॉजिकल चेंज करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंज करेगा, न्यूट्रिशन चेंज करेगा, तो एनवायरमेंट उस स्पीसीज को सिलेक्ट करेगी। दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो, अगर आपने यही रूल कॉलेज के लिए यूज किया, तो अगर आपने पढ़ाई का रूल एक्सेप्ट किया, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन दिखाया, आपने टीचर के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, सर्कुलर के हिसाब से आपने चेंज किया, आपने पढ़ाई की, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे ही। दैट इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। दैट इज ऑल ऑफ यू गेट अ कॉन्फिडेंस। हमें भी हमारी जिंदगी में कभी 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिले होंगे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे, बिकॉज दे नो हाउ टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। सो दैट इज द, ये प्रूफ, ये उसकी थ्योरी है। लेट 10 मिनट्स, हाउ, ओके ठीक है। तो इसके प्रूफ भी दिए है, एविडेंसेस भी दिए डार्विन ने। तो डार्विन ने एविडेंसेस कैसे दिखे? ब्लैक पेपर्ड मॉथ जो स्पीसीज था ना, वो कैसे सर्वाइव हो गया। फिर ये डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो कैसे बन गए, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कैसे हुए। और जिराफ का जो टॉल नेचर है, वो हार्ड हीट एरिया में इंक्रीज हो गया। ओके थैंक यू। तो ये सब एविडेंसेस प्रूफ बता रहे थे कि डार्विन का थ्योरी राइट है। लेकिन फिर बाद में कुछ कोई ना कोई उस्ताद मिल ही जाता है। फिर दूसरा एक उस्ताद आ गया, उन्होंने कहा कि डार्विन के मैकेनिज्म में ड्रॉबैक है, डार्विन कुछ गलत बोल रहा है, हमें कुछ उल्लू बना रहे हैं, कुछ अलग प्रोसीजर बता रहे हैं। और वो थ्योरी आई म्यूटेशन थ्योरी। लेकिन म्यूटेशन थ्योरी भी अपने सिलेबस में नहीं है।